आज हम आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में पढ़ाएंगे। ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, 1492 ईस्वी से पहले इस महाद्वीप का किसी को पता नहीं था। पहले यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये तीन महाद्वीप जो थे, इन्हीं को पूरी पृथ्वी माना जाता था। बाकी जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनका किसी को पता नहीं था। 1492 ईस्वी में यूरोप से एक नाविक भारत की खोज करने के लिए, जलीय मार्ग से भारत जाने के लिए इस अटलांटिक महासागर में उसने यात्रा की और वो भारत पहुंचने के बजाय इस अमेरिका में पहुंच गया। उस कोलंबस नाम का नाविक था। तो सबसे पहले कोलंबस ने इस उत्तरी अमेरिका में आने का अपना लक्ष्य प्राप्त किया। उसने इसको भारत ही समझा, लेकिन उसके बाद जब वो वापस गया, वापस जाकर उसने अपने दूसरे साथियों को यहाँ की कुछ बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि वो भारत नहीं है, कोई और ही जगह तो पहुँच गया। उसके बाद एक अमेरिगो नाम का दूसरा नाविक आया और वो दूसरा नाविक इस उत्तरी अमेरिका में आया। उसने इसके अंदर जाकर कुछ स्थानों पर घूम फिर कर वहाँ की जानकारी प्राप्त की, तो उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। उसके बाद में दूसरे बहुत सारे नाविक आते गए और इसके भूभागों की जानकारी करते गए, फिर दक्षिणी अमेरिका में भी पहुँचे। इस तरह से इस महाद्वीप की जानकारी मानव को हुई, उससे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तरी अमेरिका संसार के जो अन्य महाद्वीप हैं उनमें इसका तीसरा स्थान है। इससे दो महाद्वीप और बड़े हैं, एशिया और अफ्रीका इससे बड़े हैं, बाकी अन्य महाद्वीप इससे छोटे हैं। इसका जो इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल 24, 25, 50 के आगे 2 जीरो लगाइए, वर्ग किलोमीटर है इस महाद्वीप का। ये उत्तरी अमेरिका और इसके नीचे दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इनको अलग अलग महाद्वीप करने के लिए यहाँ एक पनामा देश है। पनामा देश में एक नहर बनाई गई और उस नहर से इधर अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इन दोनों को पनामा नाम की नहर से जोड़ दिया गया है। तो इस अटलांटिक महासागर से आते हुए जलपोत पनामा नहर के द्वारा प्रशांत महासागर में चले जाते हैं। आगे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर या दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जहाँ कहीं उन्हें जाना होता है, वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। ये जो उत्तरी अमेरिका है, इसके लगभग बीचों बीच से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। इसके जो मूल निवासी हैं, वो मूल निवासी उन्हें एस्किमोज कहते हैं, जो कुत्ता से खींची जाने वाली गाड़ी का उपयोग करते हैं। बर्फ़ के ऊपर वो गाड़ी चली जाती है और कुत्ता ठंडे क्षेत्रों में भी रह जाता है। वो सील नाम की मछली की जो खाल है उससे अपने घर बनाते हैं, तो उन्हें एस्किमोज कहते हैं। वो यहाँ पर रहते हैं। इन लोगों का जो मुख्य हथियार है उसे हार्पून कहते हैं। यहाँ ये अलास्का है तो ये उत्तरी अमेरिका का ही एक हिस्सा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इसके ऊपर ये कनाडा है, इसके ऊपर ये अलास्का है। ये जो अलास्का है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है। तो यहाँ पर माउंट मैकिनले नाम का एक पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर आज भी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसकी ज़्यादा इसका महत्व है सक्रिय ज्वालामुखी की दृष्टि से। ये जो कनाडा देश है, इस कनाडा देश की जो बाह्य सीमाएं हैं वो ज़्यादातर जलीय सीमाएं हैं। दक्षिण में तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका के बीच में से ऐसे रेखा जाते हुए
दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं, उत्तर में कनाडा है। इस कनाडा के उत्तर में आर्कटिक सागर, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस तरह से इसकी जो जलीय सीमा है वो संसार के अन्य देशों से सबसे बड़ी जलीय सीमा है, जो लगभग 2,02,080 किलोमीटर है। इससे दूसरे नंबर पर यूरोप में एक देश है नॉर्वे। उस नॉर्वे देश की भी जलीय सीमा बड़ी है, उसकी सीमा 58,133 किलोमीटर है। इस तरह से ये जो कनाडा है, इस कनाडा में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, समुद्र में छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उनकी गिनती करना भी आसान बात नहीं है, बहुत सारे द्वीप। ये जो कनाडा है, इस कनाडा में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी लकड़ी बहुत ही बहुमूल्य होती है। इमारती सामान उस लकड़ी का बनाया जाता है तथा लकड़ी से ही कागज भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल नाम का एक स्थान है जहाँ संसार का सबसे अधिक कागज के कारखाने हैं। बड़ी मात्रा में कागज यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये जो कनाडा है, तो इस कनाडा में यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। जिस यूरेनियम से विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसी से परमाणु बम भी बनते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान जिस देश का है, कजाकिस्तान है, वो इधर यूरोप और एशिया के बीच के देश है। यूरोप में रूस के से लगा हुआ कजाकिस्तान है, वहाँ पर भी यूरेनियम के विशाल भंडार है। लेकिन प्रथम स्थान इस कनाडा का है जहाँ पर यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। यहाँ ये जो मैक्सिको है, इसमें चक्रवात बहुत चलते हैं। उन चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। इसकी एक और विशेषता मैं बताऊं, ये जो उत्तरी अमेरिका है, इसके उत्तर से दक्षिण तक इस तरह से रॉकी पर्वत जाता है। बहुत बड़ा पर्वत है रॉकी पर्वत, और इसके पूर्व में इधर अपलेशियन पर्वत है। तो ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर से जो जलीय समीर आती हैं, उत्तर भाग की तरफ पश्चिमी पवनों के प्रभाव से आती हैं। उन पवनों को ये रॉकी पर्वत यहीं पर रोक लेता है, और ये पवनें अपनी अधिकांश वर्षा इस रॉकी पर्वत के पश्चिमी भाग में ही कर देता है। उसके बाद ये पवनें जब रॉकी पर्वत को पार करके पूर्व की तरफ जाती हैं, तब तक इनके पास नमी की मात्रा कम हो जाती है। इधर ये अपलेशियन पर्वत है। ये यहाँ जो अटलांटिक महासागर से पूर्व की तरफ से आने वाली पवनें जो आती हैं, उन्हें ये अपलेशियन पर्वत यहाँ रोककर यहाँ सबसे अधिक वर्षा हो जाती है। उसके बाद वो पवनें इस पर्वत को पार करके आगे भी बढ़ती हैं, तो कम मात्रा में वर्षा कर पाती हैं। तो रॉकी पर्वत के पूर्व का जो भाग है, इस तरह से ये प्रेरी घास का मैदान है। बहुत बड़ा घास का मैदान है, इतना बड़ा अन्य स्थान पर कहीं नहीं है। तो उस घास के मैदान में भारी मात्रा में पशु पालन किया जाता है। मुख्य रूप से गायें पाली जाती हैं। इस अपलेशियन पर्वत के पश्चिम का जो भाग है, यहाँ पर मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी के आसपास का भाग, ये बड़ा उपजाऊ भूभाग है। इसमें मक्का और सोयाबीन का उत्पादन होता है। यहाँ पर इस घास के मैदान में सूअर पालन भी किया जाता है। ये जो मक्का है वो सूअर को खिलाई जाती है, जिससे सूअर बहुत जल्दी मोटा ताज़ा हो जाता है। और यहाँ गाय जो पाली जाती है, गायों का जो दूध की छाछ होती है, वो छाछ सूअर को पिलाई जाती है, जिससे वो सूअर बहुत अधिक मोटा ताज़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ ये 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ये जो मिशिगन झील है, इसके दक्षिण भाग में यहाँ पर शिकागो नाम का एक स्थान है, जो संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। यहाँ
जो घास के मैदान में पशुपालन होते हैं वो पशु यहाँ पर शिकागो में उनको मांस की मंडी में भेजा जाता है। यहाँ से उनसे प्राप्त मांस को जहाज़ों में भरकर इधर यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से मैंने आपको ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ बातें बताई। यहाँ पर ये देश है क्यूबा। इस क्यूबा में गन्ना उत्पादन होता है। जिस तरह से भारत में गन्ना पैदा होता है, इसी तरह ये जो क्यूबा है इसमें भारत से भी अच्छी किस्म का गन्ना पैदा होता है, जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। ये देश है जमैका, यहाँ पर केला उत्पादन होता है। ये मेक्सिको देश है, इसमें कहवा कृषि होती है। इस तरह से मैंने आपको ये कृषि से संबंधित बातें बताई। यहाँ विनीपेग नाम का एक स्थान है जो गेहूं की मंडी है। संसार की बहुत बड़ी गेहूं की मंडी यहाँ पर है। यहाँ मैं एक बात और बताऊं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी भाग और ये कनाडा, यहाँ पर जब गर्मी की ऋतु होती है तब यहाँ गेहूं बोया जाता है। उसके बाद जब जाड़े की ऋतु आ जाती है तो बर्फ़ उस गेहूं को ढक लेती है और उसके नीचे गेहूं का पौधा चलता रहता है। फिर जब गर्मी की ऋतु आती है वो बर्फ़ जब पिघलती है तो गेहूं फिर खड़ा हो जाता है और गेहूं का उत्पादन होता है। मुख्य रूप से गेहूं की दो फसलें पैदा की जाती हैं। एक उत्तरी भाग में गर्मी की ऋतु में गेहूं का उत्पादन किया जाता है और दक्षिणी भाग में जाड़े की ऋतु में गेहूं की कृषि की जाती है। ये जो मेक्सिको देश है, इस मेक्सिको देश के बारे में ये कहावत है कि हाथ में चांदी का कटोरा लिए भिखारी है। यहाँ चांदी की खान है, चांदी का उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी ये मेक्सिको गरीब देश है। इसलिए इसको कहा जाता है कि मेक्सिको चांदी का कटोरा हाथ में लिए भिखारी है। ये जो सुपीरियर झील है ये ताजे पानी की झील है। यहाँ इसका पानी पिया भी जा सकता है, लेकिन इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में यहाँ पर खारे पानी की साल्ट लेक भी पाई जाती है, जिसे यूटाह राज्य में स्थित है। यहाँ एक बात और बताऊं मैं, ये जो 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, इन झीलों को जहाँ स्थल भाग हैं उनको नहर द्वारा मिला दिया गया है। आगे ये सेंट लॉरेंस नदी है। तो यदि जलपोत द्वारा यात्रा करनी होती है तो जलयान इस संयुक्त राज्य अमेरिका से होते हुए इन झीलों के द्वारा सेंट लॉरेंस नदी में होते अटलांटिक महासागर में चले जाते हैं, आगे यूरोप में जाकर व्यापार करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताऊं, ये जो सुपीरियर झील है, इस सुपीरियर झील के उत्तर में यहाँ पर मैसाबी नाम का एक स्थान है जो संसार की सबसे बड़ी कच्चे लोहे की खान का क्षेत्र है। यहाँ कच्चा लोहा प्राप्त होता है और ये अपलेशियन पर्वत है जो कोयले का विशाल भंडार है। तो और ये मिसिसिपी नदी है। इस मिसिसिपी नदी की मिसौरी सहायक नदी है। इस मिसिसिपी नदी को इस मिशिगन झील से जोड़ दिया गया है। तो सुपीरियर झील से मैसाबी से जलपोत कच्चा लोहा लेकर इस मिशिगन झील में होते हुए सुपीरियर मिसिसिपी नदी में आ जाते हैं और यहाँ अपलेशियन पर्वत के पास आकर अपना लोहा यहाँ उतार देते हैं और अपलेशियन पर्वत से यहाँ से कोयला लाद कर फिर वापस चले जाते हैं। इस तरह से मिशिगन झील से सुपीरियर झील मिसिसिपी नदी के दोनों तरफ लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने यहाँ पर खुल गए हैं। ये जो जलपोत हैं मिसिसिपी नदी से होते हुए
इधर मिशिगन झील में होते हुए, यहाँ ह्यूरन में होते हुए, इरी एंटोरिया में होते हुए, सेंट लॉरेंस नदी में होते हुए, अटलांटिक महासागर द्वारा यूरोप के पश्चिमी तटों तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग का क्षेत्र है। आंतरिक जलमार्ग की दृष्टि से अन्य किसी भी देश में इतनी ज़्यादा आंतरिक जलमार्गों का उपयोग नहीं होता है। ये जो उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका के पूर्व का जो भाग है, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड स्थान है। तो ये अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के पास से गर्म जल की धारा उत्पन्न होती है और वो गर्म जल की धारा आगे बढ़कर उत्तरी अमेरिका से टकराकर उत्तर की तरफ चली जाती है और मैक्सिको के पास में गल्फ की खाड़ी में इसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ जाता है। फिर ये धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर की तरफ चलती है। यहाँ न्यूफाउंडलैंड के पास में उत्तर की तरफ से लेब्राडोर का पठार है। ये लेब्राडोर के पठार के पास से होती हुई ठंडे जल की धारा यहाँ पर आती है। ये दोनों जल धाराएं यहाँ न्यूफाउंडलैंड के पास में एक दूसरे के आमने सामने होकर यहाँ पहुँचती हैं, आपस में टकराती हैं, तो यह कोहरा उत्पन्न हो जाता है। इन धाराओं के साथ में मछलियों के खाने के से संबंधित पदार्थ भी यहाँ आ जाता है, जिससे यहाँ संसार की बहुत बड़ी मात्रा में मछलियाँ आ जाती हैं, जिन्हें यहाँ पकड़ा जाता है। इसे ग्रांड बैंक कहते हैं। यहाँ पर ये धाराएं टकराने के बाद में गल्फ स्ट्रीम की धारा, पानी की एक विशेषता और होती है कि गर्म पानी ऊपर रहता है, ठंडा पानी नीचे रहता है। तो ये ठंडे पानी की धारा नीचे हो जाती है और गर्म पानी की धारा ऊपर हो जाती है। फिर यहाँ पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आकर ये गल्फ स्ट्रीम की धारा इधर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और यूरोप में पहुँच जाती है। यूरोप के पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं उनको गर्म करती है, जिससे वहाँ वर्ष भर उत्तरी अक्षांशों में होते हुए भी वहाँ पर बर्फ नहीं जमती और वो स्थान मानव जीवन के क्रियाकलापों के लिए खुले रहते हैं। यहाँ ये जो अमेरिका देश है, इस अमेरिका देश में यहाँ पर एक फ्लोरिडा राज्य है, जो कि यहाँ से जो अंतरिक्ष में इनके जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो यहाँ से छोड़े जाते हैं। ये यहाँ पर न्यूयॉर्क है जो बहुत बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा मैं अन्य बातें इसकी बताऊं कि जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल 3 पहाड़ियां हैं। इसके अलावा इसके पश्चिम में, संयुक्त राज्य अमेरिका से पश्चिम में लगभग 2000 किलोमीटर प्रशांत महासागर के अंदर हवाई द्वीप समूह है। छोटे छोटे द्वीप हैं। उनमें एक द्वीप है आउहू, वो एक राज्य है, उसका जो मुख्य नगर है वो है होनोलुलु। तो वो जो होनोलुलु है उसकी राजधानी है और ये होनोलुलु विश्व प्रसिद्ध स्थान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा स्थान है। एक बात और बताऊं, यहाँ पर कैलिफोर्निया की घाटी है। इस कैलिफोर्निया की घाटी में एक कोलोराडो नदी है। उस नदी की घाटी इतनी गहरी है कि लगभग 200 मीटर की गहराई में पानी बहता है। उसमें यदि कोई गिर जाए तो जीवित होने का मतलब ही नहीं है, तो उसे मृतक घाटी भी कहा जाता है। उस यहाँ का तापमान 55 डिग्री से लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस तरह से मैंने आज आपको उत्तरी अमेरिका, इस उत्तरी अमेरिका में इस कनाडा के उत्तर पूर्व में ये ग्रीनलैंड है। ये मुख्य रूप से वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ मानवीय क्रियाकलाप ना के बराबर है। अब आप ये कहेंगे ये अलास्का तो इससे और भी ऊपर है।
तो इसमें क्रियाकलाप क्यों है? इस अलास्का में इसका जो बाह्य जलीय क्षेत्र है, जल की एक विशेषता है कि जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। जिस तरह से न्यूफाउंडलैंड से गल्फ स्ट्रीम की धारा यूरोप के पश्चिम की तरफ चली जाती है, यूरोप के पश्चिमी तटों को जमने नहीं देती, इसी तरह से इधर प्रशांत महासागर में भी एशिया के पास से क्यूरोसो की धारा इस उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के पास आ जाती है, जिससे इन अलास्का के जो तटीय क्षेत्र हैं इनको जमने नहीं देती और यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप चलते रहते हैं। इस तरह से मैंने उत्तरी अमेरिका का ये अध्ययन आज किया। अब अगले उसमें हम दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।